तो हम लोग पहुंच चुके हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। इससे पहले हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बात किया है, जहां पर कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने क्या देखा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के एग्जिस्टेंस को बताता है कि फोर्स किस तरह का जो इफेक्ट है वो लाता है, जबकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसी फोर्स को डिफाइन करता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर को इंडिकेट करता है। चलिए उस बिहेवियर को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कीजिए। आप अपने घर में ही ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। कोई दीवार अगर है, कोई भी दीवार अगर है, उसमें कोई अगर फर्म हैंडल है, कोई फर्म हैंडल है, या फिर दरवाजे का जो बिट है उसे आप पकड़े। मान ले यहाँ पर एक हैंडल है, फर्म हैंडल है। इसे मैं कॉपी करके रख लेता हूँ क्योंकि इसका काम मुझे फिर पड़ेगा। तो एक फर्म हैंडल है मान ले इस तरह का, और इसको आप क्या करें, इसको आप पकड़ के अपने तरफ खींचे। इसको आप पकड़ के अपने तरफ खींचे, आप फोर्स लगाए, इसे खींचे अपने तरफ। आप ये पाएंगे आप जितना फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना ही आप इस हैंडल के करीब पहुंचते जाएंगे। आप इस हैंडल के करीब पहुंच गए। आपने क्या किया, आपने इस हैंडल को पकड़ के अपने तरफ खींचा, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, आप ही हैंडल की तरफ पहुंच गए। आपको ऐसा लगता होगा कि मानो कोई आपको हैंडल की तरफ खींच रहा है, जबकि फोर्स आपने लगाया था, आपने हैंडल को खींचा था। तो इन रिटर्न जब भी आप हैंडल को अपने तरफ खींचते हैं तो इन रिटर्न ये हैंडल आपको भी अपने तरफ खींचता है, इसीलिए आप हैंडल के करीब पहुंच रहे हैं। कभी आपने गौर किया है कि आप दौड़ते कैसे हैं? आप जब दौड़ते हैं तो क्या करते हैं? अभी फील कीजिए, अभी फील करने का कोशिश कीजिए। आप जब दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं, उस समय आप क्या करते हैं? गौर करें, जब आप चलते हैं तो आप अपने पैरों से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, आप फोर्स पीछे की तरफ धकेलते हैं। इन रिटर्न ज़मीन आपको आगे की तरफ धकेलता है। आप इस चीज़ को बेहतर रियलाइज़ कर पाएंगे अगर आप बोट्स वगैरह में चढ़े हो तो। मान ले कि आप एक बोट में खड़े हैं और ये पानी है और आप एक बोट में हैं। आप क्या करते हैं, इस बोट से छलांग लगाते हैं। आपने इस बोट से छलांग लगा दिया, आप छलांग लगाते हैं बोट से। तो क्या कर रहे हैं आप जब बोट से छलांग लगाते हैं तो पैरों से आप बोट को पीछे की तरफ धकेलते हैं, इस नाव को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और इन रिटर्न ये नाव आपको आगे की तरफ पुश करता है, जिसके कारण आप ये कूद पाते हैं। तो आप देखेंगे अगर नाव बंधा हुआ ना हो और इस तरह बोट से अगर आप कूद के ज़मीन तक कूदने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे ये बोट जो है, ये बोट पीछे की तरफ सरक जाता है। क्योंकि बोट पानी में होता है तो ये तो फ्लोट कर रहा, कोई ख़ास फ्रिक्शन इसे रोके नहीं रखा है। जबकि रोड के केस में रोड तो बिल्कुल फर्म है, ज़मीन बिल्कुल फर्म है, इसीलिए जब आप ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं और ज़मीन आपको इन रिटर्न आगे की तरफ पुश करता है तो यहाँ ज़मीन में कुछ खास मोशन हमें नहीं दिखता है, तो इस बात को हम बेहतर समझ नहीं पाते हैं। जबकि बोट के केस में हम इसे पूरी तरह से रियलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको कूद के अगर आप इस बेस तक पहुंचना चाहते हैं बोट से, तो जो आप छलांग लगाएंगे उसके कारण आप ये फील कर पाएंगे कि आप बोट को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोट का मोशन आप रियलाइज़ कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, आप इसे भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। बिल्कुल कीजिए। मान ले एक टेबल है, टेबल, और आप क्या करते हैं, इस टेबल में स्लैप करते हैं, थप्पड़ मारते हैं इस टेबल में। आप इस टेबल में थप्पड़ मारते हैं, इस टेबल को स्ट्राइक करते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो जब आप थप्पड़ मार रहे होते हैं तो आप जितना जोर से ये थप्पड़ मारेंगे, स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे टेबल को,
आपके हाथों में उतना ही ज़्यादा चोट आएगी। क्यों? क्योंकि आप टेबल पे नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इन रिटर्न टेबल आपको ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। आपका फोर्स जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट में फोर्स आप अप्लाई करेंगे, जितना ज़ोर से आप थप्पड़ मारेंगे, इन रिटर्न आपको वही फोर्स मिलेगा टेबल से। तो इस तरह के हर एक केसेस में आप ये पाएंगे कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट इन रिटर्न आपको उसी फोर्स से, वही वाला फोर्स आप पर अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर भी जब आप दौड़ते हैं, ज़मीन को आप जिस फोर्स से पीछे की तरफ धकेलते हैं, ज़मीन भी आपको उसी फोर्स से आगे की तरफ धकेलता है। ये हर जगह पे लागू है। ये आप कहीं भी फोर्स का एप्लीकेशन कीजिए, कहीं भी फोर्स अप्लाई हो, ये हर जगह पे ये नियम लागू है। और ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि जब भी कोई एक्शन होगा तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। यहाँ पर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे एक्शन कहा जाएगा, और इन रिटर्न जो फोर्स मिल रहा है, जो आपने इस हैंडल को जो खींचा, फोर्स अप्लाई किया F, अब ये हैंडल जो आप पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसे रिएक्शन कहा जाएगा। आप जो बोट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एक्शन हो गया, और बोट आप पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो इसका रिएक्शन हो गया। आप ज़मीन पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एक्शन है, और ज़मीन आपको जो आगे की तरफ धकेल रहा है, ये उसका रिएक्शन है। आप टेबल को जिस फोर्स से स्लैप कर रहे हैं, ये एक्शन है, और टेबल इन रिटर्न आप पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये रिएक्शन है। सो इन सिंपल वर्ड्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एवरी एक्शन, सो दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। मतलब हर एक एक्शन के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का ही फोर्स मिलता है, जिसे रिएक्शन कहा जाता है। मैं काम करता हूँ, ये एक्शन और रिएक्शन को थोड़ा कलर दे देता हूँ, जो कि आपको फिगर्स में दिख रहा है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो रिएक्शन को मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, जो कि आपको फिगर्स में दिख रहा है। सो रिएक्शन, ओके। ये तो हमने सिंपल वर्ड्स में कहा कि जब भी कोई एक्शन होगा, मतलब ये भी एक फोर्स है, जब भी कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा जिसे हम एक्शन कहेंगे, उसके इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, रिएक्शन हमेशा अपोजिट होता है। देखिए, इस फोर्स का डायरेक्शन, आप जो ज़मीन को धकेल रहे हैं वो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, ज़मीन इन रिटर्न आपको उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स देता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देता है। सो डायरेक्शन अपोजिट रहता है। इस अपोजिट का मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन है। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है। आप अगर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये इन रिटर्न 10 न्यूटन का ही फोर्स आपको देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देगा। ओके, इसी को थोड़ा डिटेल्स में अगर हम लिखें तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे। इन अदर वर्ड्स लिख देता हूँ मैं, इन अदर वर्ड्स। थोड़ा डिटेल्स में अगर लिखें, इन अदर वर्ड्स, थोड़ा डिटेल्स में हम अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि जब एक बॉडी एक दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करता है, तो ये जो सेकंड बॉडी है, जिस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, तो वो जो सेकंड बॉडी है, वो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है। और यहाँ ध्यान दें, ये जो फोर्स का फोर्स जो एक्सर्ट किया जा रहा है, जो रिएक्शन है, एक्शन और रिएक्शन में कोई भी टाइम
गैप नहीं होता है, बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली होता है ये। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया गया, एक्शन हुआ, उसी समय तुरंत, थोड़ा भी टाइम लैग नहीं है, थोड़ा भी टाइम गैप नहीं है, तुरंत उसी समय रिएक्शन बनता है। तो हम इन अदर वर्ड्स इन सारे चीज़ों को मिला के हम कुछ ऐसे कहेंगे, जब एक बॉडी, when one object exerts a force on another, एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे, another object, when one object exerts a force on another object, उस समय क्या होता है, the second object, ये भी फोर्स रिटर्न में देता है, the second object instantaneously exert, जो फोर्स ये exert करेगा ये instantaneously होगा, so instantaneously exerts, second object जो exert करेगा, exerts a force, कैसा फोर्स होगा, इस फोर्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसे यहाँ पर कोमा लगा के थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। ये फोर्स इक्वल होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सो इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स अ फोर्स, कैसा फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट, एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक, ये फोर्स वापस देता है ये बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, या सिर्फ फर्स्ट लिख दे, बैक ऑन द फर्स्ट। सो ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये थोड़ा डिटेल्स में कहा गया, ये इन शॉर्ट कहा गया। ओके, तो इसी चीज को पिक्टोरियली एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि मान ले ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी मूविंग बॉडी है मान लेते हैं, चलिए मूविंग बॉडी है, और ये एक बॉडी है जिसपे कि ये पहला वाला बॉडी फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, मान लेते हैं ये सेकंड बॉडी जो है ये रुका हुआ था और ये मूव करते हुए आ रहा है और इससे टकरा गया। तो ड्यूरिंग दैट कलिजन क्या होगा, ये बॉडी पहला बॉडी जो है, लेट्स से इसे नाम दे देते हैं, चलिए लेट्स से दिस बॉडी इज ए, इसका नाम ए है और इसका नाम बी दे दिया हमने। ए जो है आके जो बी से टकराया, तो ए बी को पुश करेगा इस डायरेक्शन में, तो एक फोर्स ये एग्जर्ट करेगा, और ये बी इन रिटर्न, ए जो बी से टकराया, आप खुद सोचिए ना, एक बॉल मूव करते हुए आ रहा है, दूसरा बॉल रुका हुआ है, तो जैसे ही ये आके इसे हिट करता है तो एक फोर्स का ट्रांसफर होता है, फोर्स का एक्सचेंज, या फिर कहें एक पेयर ऑफ फोर्स यहाँ पर क्रिएट होता है। उससे क्या होता है देखें, हो सकता है ये पहला वाला बॉडी रुक जाए और दूसरा वाला बॉडी मूव करने लगे, ऐसा भी होता है। आप देखें कंचा, दैट मीन वो जो कांच की गोलियां होती है, मार्बल्स, उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक रुका हुआ रहे, दूसरे को जाके उससे स्ट्राइक करवाइए, आप देखेंगे दोनों का मास अगर सेम हो और कलिजन अगर ठीक ठाक बिल्कुल हो, तो उस समय देखेंगे पहला वाला बॉडी जो मूव करके आके इससे टकरा गया तो वो रुक जाता है कलिजन के बाद, और दूसरा वाला मूव करने लगता है। तो आप ऐसे सोचें कि पहला वाला बॉडी रुका क्यों, वो तो मोशन में था, कौन फोर्स लगाया उस पे फोर्स लगाया ये वाला बॉडी जो है, इसने ये बॉडी जो रुका हुआ था उसने इस पे पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई किया, तो पीछे की तरफ जो फोर्स अप्लाई किया उसके कारण ये पहला वाला बॉडी जो है ये रुक गया, और दूसरा बॉडी जो रुका हुआ था वो चलने क्यों लगा फिर टकराने के बाद, क्योंकि पहला बॉडी जो है ये दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा था। उसी दौरान जब कलिजन हुआ उसी दौरान इंस्टेंटेनियसली पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया और दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये रुक गया। हो सकता है ये स्लो हो जाए, ये भी हो सकता है, मोशन में चेंज होगा, जब भी कलिजन होगा मोशन में चेंज होगा दोनों बॉडीज़ में। तो इसका जो मोशन में चेंज हुआ क्यों हुआ, इस फोर्स के कारण हुआ, और इसका जो बॉडी में मोशन में चेंज हुआ, जो कि रुका हुआ था मोशन में आ गया, ये जो स्टेट में चेंज है ये क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है।
तो A जब B से टकराएगा तो A B पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे लिखने का जो तरीका होता है वो जो मॉडर्न नॉर्म है उसको अगर फॉलो करें तो हम कहते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A। देखिए आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उससे आप हो सकता है कि कंफ्यूज्ड हो जाएं कि वहाँ तो इस फोर्स को F सब AB कहा गया, मैं आपको F सब BA कह रहा हूँ। तो एनसीईआरटी जब आप आगे की तरफ जाएंगे 11th में जाएंगे तो आप मॉडर्न नॉर्म पाएंगे। पता नहीं 9th में क्यों ये पुराना नॉर्म पकड़ के बैठा हुआ है। एनसीईआरटी के साथ ऐसा हमेशा होता है। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में कभी फिजिक्स और कभी केमिस्ट्री पढ़ के देखिए, एक ही टॉपिक, आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग तरह का नॉर्म फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी बहुत सारे ऑथर्स मिलके लिखते हैं, तो इस तरह का जो छोटे मोटे मिस्टेक्स है इसे हमें इग्नोर कर देना चाहिए। मैं आपको फिर से कहूँगा कि कोई कुछ भी कह ले, आप मॉडर्न नॉर्म को फॉलो कीजिए। मॉडर्न नॉर्म को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आगे चल के जो फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया मॉडर्न नॉर्म को फॉलो कर रही है। तो इस फोर्स को कहा जाता है फोर्स ऑन बी। कौन सा फोर्स? ए ने बी पे जो लगाया, बी पे जो फोर्स लग रहा है, सो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और ये जो इन रिटर्न बी ए पे फोर्स लगाएगा उसे हम कहेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज एग्जैक्टली इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A। यहां पर खास बात यह है कि दोनों का जो डायरेक्शन है, बट देयर डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन, देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। तो यहाँ जो भी हमने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा, अभी कुछ चीज़ें बाकी है, तो जो भी हमने देखा वो हम ये पाएंगे कि फोर्सेस ऑलवेज, हमेशा फोर्सेस जो है ऑलवेज अकर इन पेयर। फोर्सेस हमेशा पेयर में होता है। एक जगह पे फोर्स लगा तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन बनेगा ही। फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता है, उसका हमेशा एक रिएक्शन होता है। सो फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमेशा शुरू में हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो ये कि ये जो दो फोर्सेस है, ये दो फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज़ पे लग रहा है। हमारा कन्फ्यूजन क्या होता है शुरू में कि अगर मान ले कि एक बॉडी है, ये एक दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये मान ले फोर्स अप्लाई कर रहा है F, तो ये इन रिटर्न F जो अप्लाई हो रहा है रिएक्शन के तौर पे, तो शुरू में हमें लगता है कि ये दोनों फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा लग सकता है कि दोनों तो इक्वल अमाउंट का फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बैलेंस्ड हो गया ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो फिर फोर्स तो गायब हो जाना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, जब भी ये मार्बल आके इस मार्बल से टकराएगा तो पहला वाला मार्बल ये वाला फोर्स अप्लाई करेगा दूसरे वाले पे, मतलब इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो इस दूसरे वाले मार्बल पे होगा। और रिएक्शन फोर्स जो है, जो कि ये दूसरा वाला मार्बल पहले वाले मार्बल पे लगाएगा, ये रिएक्शन फोर्स एप्लीकेबल होगा इस पहले वाले मार्बल पे। तो ये जो दो फोर्सेस है जो कि पेयर में होगा, जिसका कि डायरेक्शन अपोजिट होगा और जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये दो अलग अलग बॉडीज़ पे अप्लाई हो रहा है। तो कैंसिल करने की तो बात ही पैदा नहीं होती। एक फोर्स आप अपने एक किताब में लगाएं और एक अपोजिट फोर्स अपने कलम पे लगाएं अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का, और आप सोचें कि दोनों कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों फोर्सेस जो है वो दोनों बॉडीज़ पे अलग अलग इफेक्ट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है।
सो इस तरह का कन्फ्यूजन अगर है तो इसको अभी दूर कर लीजिए आप कि ऐसा नहीं होता है, दोनों फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज़ पे एप्लीकेबल होता है। तो ये था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करते हुए हम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखेंगे, वो क्या होता है, उसे हम डिराइव करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।